गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सचिन है और इस सेशन के अंदर हम आज बात करने जा रहे हैं हाउ टू मेक इफेक्टिव पीपीटी। एज इंस्ट्रक्टर आपको सभी टीचिंग एड्स को कैसे यूज करना है ये पता होना चाहिए। तो उन्हीं टीचिंग एड्स के अंदर आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसकी हेल्प से हम अपनी जो पीपीटीज हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, उनको शो करते हैं ट्रेनिंग्स के सामने। ये कि बहुत ही इफेक्टिव वे है इंस्ट्रक्शन देने का, टीचिंग करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हम जो कहते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है या फिर एमएस वर्ड क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। देन डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंक्लूड रहती हैं। देन नेक्स्ट है व्हाट इज पीपीटी, पीपीटी का मतलब क्या होता है। ओके, सो इससे रिलेटेड फैक्ट हम जानेंगे इस सेशन के अंदर। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रैक्टिसेस टू मेक इफेक्टिव पीपीटी, एक अच्छी पीपीटी बनाने के लिए, एक इफेक्टिव पीपीटी बनाने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस या कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एमएस ऑफिस। तो कोई बताएगा एमएस ऑफिस क्या है? चैट बॉक्स में बताइए आखिर एमएस ऑफिस होता क्या है। एमएस ऑफिस की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एक सॉफ्टवेयर है जो किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपने सुना होगा, तो उसी कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। किसके लिए? ऑफिस, जो प्रोफेशनल ऑफिस होते हैं ना, उनके लिए यूज करने के लिए, जो बिजनेस वर्क है उनसे यूज करने के लिए। ओके, सो व्हाट इज एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस एक सेट है। सेट क्या है? मतलब एक पूरा पैकेज है। पैकेज का मतलब, जैसे अगर आपको सिंपल में बात कहूं, अगर आपने कोई ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग के लिए आप क्या करोगे? ड्राइंग शीट परचेज करोगे और उसके साथ साथ परचेज करोगे ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर क्या होगा? पेंसिल, इरेजर, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, ये सब आपका उसके अंदर अवेलेबल रहेगा। ओके, तो ज्योमेट्री बॉक्स के साथ साथ आपको चार चीजें मिल रही हैं। तो सिंपल सी बात, वैसे ही अगर आप एमएस ऑफिस परचेज कर रहे हो ना, तो एमएस ऑफिस आपका हुआ ज्योमेट्री बॉक्स, और उसके अंदर जो कंटेंट है, लाइक पेंसिल है, वो आपकी हुई एमएस वर्ड। आपका जो इरेजर है वो हुआ एमएस एक्सेल। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारा कंटेंट एमएस ऑफिस में आएगा। ओके, एमएस ऑफिस एज ए इंस्ट्रक्टर आपने क्या करना है? अपने स्टूडेंट्स को, अपने अपने ट्रेनीज को एक लेटर टाइप करना है या फिर नोटिस जारी करना है। तो आप क्या करोगे? एमएस ऑफिस में जाओगे, वहां से आप अपना जो लेटर है उसको टाइप करोगे, प्रिंट निकालोगे और बच्चों को दे दोगे, या जो ट्रेनीज है उनको दे दोगे। या फिर आपने किसी को लेटर सेंड करना है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर सेंड करना है, तो क्या करोगे? लेटर टाइप करोगे एमएस ऑफिस में, और वो आप या तो प्रिंट निकाल के या फिर पीडीएफ बना के उनको सेंड कर दोगे। तो ये हुआ आपका एमएस वर्ड। ओके, तो आई थिंक सभी को पता होगा एमएस वर्ड कैसे यूज करना है। अगर आपको जानना है कि एमएस ऑफिस में एज ए इंस्ट्रक्टर आपको किस तरह से लेटर टाइप करने हैं, ठीक है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए उस लेटर का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी अलग से आपको कुछ जो वीडियोज है डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूंगा। ओके, तो एमएस ऑफिस हुआ लेटर टाइप करने के लिए, या फिर आपने कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है उसके लिए आप यूज करोगे एमएस ऑफिस। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एमएस एक्सेल। सो एज एन इंस्ट्रक्टर, एज एन टीचर, आप क्या करोगे? अपने स्टूडेंट्स का डाटा सेव करने के लिए। डाटा सेव करने के लिए कैसे? जब कोई ट्रेनी एडमिशन ले रहा है तो उसका आप नाम डाल दोगे, उसके साथ उसका एडमिशन नंबर डाल दोगे। तो उसके साथ साथ मान लो जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है, लाइक परसेंटेज है, या फिर जो कौन से स्कूल से वो पास आउट है, कब उसका एडमिशन हुआ, जितनी भी डिटेल आप एमएस एक्सेल में डाल सकते हो। लेकिन इसका एमएस एक्सेल का मेन वर्क क्या है? डाटा कलेक्ट करना। जैसे अगर मान लो आपने असेसमेंट देनी है, ठीक है, तो आप जितना भी डाटा है स्टूडेंट का, आप बता दोगे कि जो फर्स्ट मंथ था अगस्त 2020 के अंदर, स्टूडेंट ने 20 में से 16, 20 में से 16 नंबर लिए टेस्ट के अंदर। ठीक है, सितंबर 2020 में स्टूडेंट ने 20 में से 19 नंबर लिए। ठीक है, तो क्या होगा? लास्ट के अंदर जाके आप एक फॉर्मूला लगाओगे जिसके अंदर आपका जो टोटल नंबर है स्टूडेंट्स के वो भी आ जाएंगे, उसकी एवरेज भी आ जाएगी। अलग अलग फॉर्मूला से, अलग अलग फॉर्मूला लगा के उनकी परसेंटेज, उनकी एवरेज, उनका टोटल नंबर है वो आ जाएगा। तो
ऐसे आप MS एक्सेल को यूज कर सकते हो एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए टीचर। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो वो है जो मेन है हमारा MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन बना के स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, टीचिंग करते हैं। आप इसका यूज, मान लो अभी आप इंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, आप नियर फ्यूचर के अंदर इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हो। उसके बाद क्या होगा, कुछ साल बाद आपकी जो पोस्ट है वो बड़ी हो जाएगी, आप GI बन जाओगे। उसके बाद जो सुपरवाइजर है या फिर आप प्रिंसिपल बन जाओगे, ठीक है। अगर मैं आप आगे की बात करूं तो आपको क्या करना है, ये सब छोड़ो। MS ऑफिस का क्या काम है? MS ऑफिस का काम है प्रेजेंटेशन तैयार करना। एज ए इंस्ट्रक्टर अगर आपको कोई लेक्चर देना है तो आप क्या करोगे, उसका प्रेजेंटेशन तैयार करोगे और ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को शो करोगे। ये हुआ MS पावर पॉइंट का काम, ठीक है। अब हम बात करें कि हम किस तरह से MS पावर पॉइंट का और भी यूज कर सकते हैं। एक तो पहली बात होगी प्रेजेंटेशन देनी हमने स्टूडेंट को टीचिंग करने के लिए, ठीक है। दूसरा हम यूज कर सकते हैं, हमने कोई साइंस एक्सपेरिमेंट है या फिर कुछ नई चीज बनाई है जिसको रिप्रेजेंट करना है दूसरों के सामने, तो हम क्या करेंगे, MS पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर्स ऐड करेंगे, जो भी डाटा है वो सारा सेव करेंगे, एनिमेशन ग्राफिक्स का सब कुछ उसको इंक्लूड करके हम क्या करेंगे, एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और दूसरों को दिखाएंगे। एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए लर्नर, एज ए ट्रेनी, सभी इसको यूज कर सकते हैं अपने आइडिया या दूसरों को बताने के लिए। मैं बात करूं अगर साइंटिस्ट की, अगर वो कोई इंफॉर्मेशन है, कोई चीज जो आप डेवलप करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, MS पावर पॉइंट का यूज करेंगे, ठीक है। वो PPT बनाएंगे, अपने जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको शो करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हम बताने जा रहे हैं या फिर ये चीज हम डेवलप करने जा रहे हैं, तो वो भी MS पावर पॉइंट का एक तरह से यूज करेंगे। ओके, तो ये 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। और भी काफी एप्लीकेशन है जो MS ऑफिस के साथ इंक्लूड रहती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेल सर्विस के लिए आप जीमेल यूज करते हैं, तो वो किसकी तरफ से, गूगल की तरफ से। MS माइक्रोसॉफ्ट है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ओर से एक उनकी अलग मेल सर्विस है, उसका नाम है आउटलुक, ठीक है। तो उसका भी आप ईमेल सेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब बात हुई एप्लीकेशंस की। अब बात करते हैं व्हाट इज PPT। ओके, फुल फॉर्म ऑफ PPT इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट एप्लीकेशन का नेम है और जो हम उसके अंदर तैयार करते हैं वो प्रेजेंटेशन, दूसरों को अपने आइडियाज दिखाने के लिए, दूसरों को अपने जो कार्य है वो शो करने के लिए, दूसरों को टीच करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। ओके, ये भी क्लियर होगा कि PPT आखिर होती क्या है। इसके साथ साथ PPT एक फाइल फॉर्मेट भी है। फाइल फॉर्मेट की जैसे मैं अगर बात करूं, तो अगर आपके फोन के अंदर ऑलरेडी कुछ फाइल सेव होंगी, जैसे कुछ सॉन्ग्स हैं, आप MP3 कहते हो उसको, ठीक है, .mp3, ठीक है, वो ऑडियो फाइल होगी। अगर आपने कोई इमेज सेव की हुई है तो वो होगी JPG या JPEG। ओके, और या फिर अगर मैं वीडियो की बात करूं तो वो होगी MP4, ठीक है। तो वैसे ही ये फॉर्मेट है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, PPT या फिर PPTX। ये जो डिफरेंस है PPT और PPTX का, ये सिर्फ वर्जन का है। वर्जन की बात करूं तो जैसे अगर अलग अलग वर्जन है ना, हर साल नए नए वर्जन आते रहते हैं पावर पॉइंट के अंदर, MS ऑफिस के नए नए वर्जन आते रहते हैं। MS ऑफिस 2020 या 2019 की बात करें तो उनके अलग अलग वर्जन के हिसाब से PPT का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन वो किस में ओपन होगा, पावर पॉइंट के अंदर ओपन होगा या फिर जो पावर पॉइंट व्यूअर है उसके अंदर ओपन होगा, ठीक है। एक दो और भी एप्लीकेशंस है जिनके थ्रू आप जो ये PPT है या MS वर्ड है इनको ओपन कर सकते हो विदाउट MS ऑफिस इंस्टॉल किए, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक इफेक्टिव PPT। अब इस सेशन में हम देखेंगे PPT बनाने से पहले क्या क्या चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर उसको PPT को प्रेजेंट करने से पहले हमने चीजें ध्यान में रखनी है। आप सभी को पता है, आप सभी इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हो, तो आपको पता है या फिर आप इंस्ट्रक्टर बन चुके हो, ठीक है, आपको पता है कि कोई भी स्किल करवाने से पहले, कोई भी डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले हमें उस चीज की, उस पार्टिकुलर स्किल का नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? तो इसी तरह मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले शो करूंगा कि कैसे कैसे आप वो चीजें, आप PPT बना सकते हो, अपनी PPT को इफेक्टिव कर सकते हो। उस चीज PPT बनाने से पहले उसकी जो पीछे की थ्योरीज है उसको हम जान लेते हैं।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये या तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे होंगे, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा ये बताए गए हैं, या फिर हम बात करें हमारी निमी बुक की, उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स में ऐड किए गए हैं, ताकि जो ऑल ओवर जितना भी है, मतलब जो एक्सपर्ट्स है पावर पॉइंट के, उनके भी हमें विचार पता चले, उनके भी हमें पॉइंट्स पता चले, और जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो भी हमें पता चले। और उसके साथ साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, जो मैं फेस कर चुका हूँ पीपीटी बनाते टाइम, शेयर कर सकूं, ताकि जो मुझे प्रॉब्लम्स आई वो आपको ना आए, या फिर जो जो तरीका मैं यूज करता हूँ, जो मेथड मैं यूज करता हूँ पीपीटी बनाने के लिए, एक आसान तरीका, वो आप भी यूज कर पाए। ओके, तो देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, चूज अ डिजाइन टेम्पलेट दैट सेट्स द करेक्ट टोन विद प्लीजिंग कलर्स। अब एक ऐसा टेम्पलेट बनाए। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है, अब जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक स्लाइड खुली हुई है, ठीक है, एक पेज खुला हुआ है, जिसको हम पावर पॉइंट में कहते हैं, एक स्लाइड कहते हैं, ठीक है। अब आप ऊपर देख रहे हैं, हेडर के तौर पे मैंने एक ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड दिया हुआ है, साथ में एक फोटो अटैच की हुई है कंप्यूटर की, ठीक है। अब टोन का क्या मतलब हुआ, अगर मैं पीपीटी की बात करने जा रहा हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर शो करूंगा ना, जैसे अगर मैं कंप्यूटर की पिक्चर शो करूंगा, या एमएस ऑफिस की पिक्चर शो करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसा टेम्पलेट हमने चूज करना है कि जो उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेवेंट हो। ओके, तो एक कंप्यूटर पीपीटी से बिल्कुल रिलेटेड है, तो मैंने वो इमेज यहाँ पे सेट कर दी। ओके, द बिजियर द टेम्पलेट द लेस कंटेंट कैन बी इंक्लूडेड ऑन ईच स्लाइड। तो इससे क्या मतलब बनता है, अगर मैंने यहाँ हेडर लगा दिया, ठीक है, तो हेडर लगाने के बाद जो स्लाइड के अंदर बहुत कम स्पेस बच गया, तो इसमें क्या होगा, मैं अपने टेक्स्ट को इंक्लूड करूंगा, या फिर जो इमेज जो मैंने शो करनी है उनको इंक्लूड कर लूंगा करूंगा। अब जितना ज्यादा कम कंटेंट होगा ना आपकी एक स्लाइड में, उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट डाले हैं, ताकि इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊं, और धीरे धीरे हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते जाएं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, यूज हाई कंट्रास्टिंग कलर फॉर योर डिजाइन टेम्पलेट। अब इसमें कहा गया है कि जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट यानी कि लाइट कलर होना चाहिए, और जो आपके टेक्स्ट कलर है वो डार्क होने चाहिए, लाइक ब्लू या ब्लैक, ठीक है, काले रंग का या नीले रंग का आपका जो टेक्स्ट कलर है वो होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बात करें, अगर आपको कोई चीज शो करनी है, ठीक है, शो करनी है मतलब हाईलाइट करनी है, तो अगर कोई चीज आपको हाईलाइट करनी है तो आप क्या करोगे, रेड कलर या ऑरेंज कलर का यूज करोगे, ठीक है। कोई चीज को हाईलाइट करने के लिए रेड या ऑरेंज का यूज करे। बाकी मान लो अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है या शो किया है, तो उसके अंदर आप ब्लैक या ब्लू का ही यूज करें, या फिर जो डार्क डार्क कलर है उनका यूज करें, ठीक है। जो जितने भी लाइट्स कलर है, या फिर इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव कलर है, जैसे ऑरेंज, रेड, येलो, इन सब का यूज हाईलाइट करने के लिए करें, नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करने के लिए मत करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यूज नो मोर देन 3 कलर्स। अब इसमें क्या कहा गया है, 3 कलर से ज्यादा आप एक पीपीटी के अंदर इंक्लूड ना करें। तो जैसे अब आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ 3 कलर हैं, ब्लैक, व्हाइट और रेड। ओके, रेड थोड़ा सा ये डिजाइन के अंदर है, बाकी जितने भी कलर हैं ब्लैक और व्हाइट मिलेंगे आपको। तो ज्यादा कलर नहीं होने चाहिए आपकी पीपीटी के अंदर, ताकि वो एक अच्छे टोन सेट कर सके, एक अच्छा टेम्पलेट बन सके। ओके, आप पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम तो वो हिंदी में भी यहाँ से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, font size should be readable to the person in the front row and the person in the back row। अब जैसा कि आपको पता है, चाक बोर्ड यूज करते टाइम या ब्लैक बोर्ड यूज करते टाइम आप टेक्स्ट का साइज इतना रखें कि आप जो फ्रंट बेंच पे बैठा है उसको भी दिखना चाहिए, और जो लास्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठा है ना उसको भी आसानी से दिखना चाहिए। तो ऐसा ही पीपीटी के अंदर भी है। अब टेक्स्ट साइज इतना बड़ा रखो कि आपको जो प्रेजेंटेशन देने देते टाइम जो लास्ट स्टूडेंट बैठा है ना, सबसे पीछे जो स्टूडेंट बैठा है उसको भी साफ साफ नजर आए। अगर ऐसा कोई कंटेंट है जो पीछे तक नहीं दिख सकता, ठीक है, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि जो लास्ट स्टूडेंट है, लास्ट बेंच पे स्टूडेंट है, उसको ना दिखे, तो ऐसी चीज इंक्लूड ही मत करो। ओके, उसकी जगह आप बोलकर भी उसको बता सकते हो। ओके, अब उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, यूज नो मोर देन 3 फॉन्ट साइजेस ऑन योर स्लाइड्स। अब इसमें क्या कहा गया है, अब ऐसा नहीं है कि आप फॉन्ट साइज जो आपकी हेडिंग है उसको बहुत बड़ा कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
आप जो हेडिंग है उसको रखो 35 to 40। ओके, और जो आपके जो टेक्स्ट है जो मेन आपको बताना है उसके रखो आप 18 to 22, 18 से 22 के बीच में उसका टेक्स्ट हाइट रखोगे तो अच्छे से जो स्टूडेंट्स हैं उसको देख भी पाएंगे और उसको इफेक्टिव भी लगेगा कि हाँ ये चीज मेरे को ज्यादा बड़ी भी नहीं लग रही और ज्यादा छोटी भी नहीं लग रही। ठीक है, तो आप 3 से ज्यादा फॉन्ट साइज भी यूज मत करें अपनी स्लाइड के अंदर। अब नेक्स्ट है यूज a snappy title to get the attention of your audience and begin to engage them। वेल ये पॉइंट है, अगर मान लो एज ए इंस्ट्रक्टर आप कोई लेसन का नेम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका इस तरह से नेम दे कि वो इफेक्टिव लगे बच्चों को, ठीक है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी आए। ठीक है, चैप्टर का कंटेंट वही रहेगा लेकिन आप एक नेम ऐसा दे कि उसको इंटरेस्ट आए उस चीज को पढ़ने के अंदर, उस चीज को देखने के अंदर। तो जैसे मेरा यहाँ टाइटल था हाउ टू मेक इफेक्टिव पीपीटी, अगर मैं यहाँ टाइटल रखता हाउ टू मेक पीपीटी तो क्या होता है, सबको पता है कि पीपीटी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू सबको पता है कि पीपीटी कैसे बनती है। अब मैंने कहा इफेक्टिव पीपीटी, ठीक है, एक प्रभावशाली पीपीटी बनाने के लिए, एक प्रभावशाली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो इससे क्या एक इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ मैं इस चीज को पढ़ूं, इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लूं। ओके, जैसे कि बताया आप पीपीटी डाउनलोड करके हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टेल ए कंप्लाइंग स्टोरी। आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो अपनी स्लाइड्स को इस तरह सेट करें, इस तरह अरेंज करें कि वो एक अच्छी स्टोरी बने। ठीक है, लाइक आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं 4 या 5 ऑब्जेक्टिव आपके लेसन के अंदर रहते हैं, उनको आप सीरीज वाइज सेट करते हैं, तो उसी सीरीज वाइज आप जो स्लाइड्स है उसको भी सेट करें ताकि जो अच्छा एक स्टोरी, कंप्लाइनिंग स्टोरी कहते हैं ना, मन भावक स्टोरी होती है या फिर मन भावक कहानी होती है, उस तरह बच्चों को लगे, उस तरह ट्रेनिज को लगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्लाइड शुड नॉट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड, दैट इज व्हाई द स्पीकर इज देयर। अब इसके अंदर क्या कहा गया है, अब जो भी इंफॉर्मेशन है सारी स्लाइड के अंदर मत डाल दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एग्जाम्पल ही देने जा रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल को आप जो पीपीटी है उसके अंदर शो मत करो। ठीक है, आप सिर्फ 2 लाइनें लिख दो कि ये पॉइंट ऐसे ऐसे करके है, जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है टेल ए कंप्लाइंग स्टोरी। ठीक है, सिंपल सा लिख दिया, उसके बाद जो भी इसका मतलब बनता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप जो स्पीकर है ना, जो बोलने जा रहा है, प्रेजेंटेशन देने जा रहा है, वो किसी लिए, एक्सप्लेन करने के लिए तो है। सारा काम पीपीटी तो नहीं करेगी ना, पीपीटी तो बस एक चीज शो करने के लिए है कि ये पॉइंट नेक्स्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूज एनिमेशन स्प्रिंगली, इट शुड बी नेवर डिट्रैक्ट फ्रॉम द कंटेंट। अब इसमें क्या कहा गया, जो एनिमेशंस हैं उनको आप अच्छी तरह से यूज करें। अब अच्छी तरह से कैसे यूज करेंगे, मान लो कि आपने ये एक स्लाइड ओपन की हुई है, ठीक है, अब आपको बताना है स्टूडेंट्स को, आपने एक ये पूरी स्लाइड आपने पढ़ दी, उसको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हो ना, अगर अगर आपकी पीपीटी के अंदर, अगर आपकी स्लाइड के अंदर एनिमेशन नहीं होगा तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलेगा, उनको जब देखने में लगेगा ही नहीं कि पेज को चेंज भी किया गया। ठीक है, अभी मैं आपको करके शो करके दिखाता हूँ। इसके अंदर अभी मैंने पेज चेंज किया तो कुछ एनिमेशंस आपके सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो कंटेंट है वो जूम हो गए स्क्रीन की ओर आ रहा है, आप सभी को दिखा। तो इस तरह स्टूडेंट्स को, ट्रेनिज को पता चलता है कि जो पेज है, जो स्लाइड है, उसको चेंज किया गया है। ओके, तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम। ओके, अब इसके जो आप एनिमेशन दे रहे हैं उसके कुछ प्रभाव भी हैं, अच्छे प्रभाव भी हैं और बुरे प्रभाव भी हैं। तो हम पहले अच्छे प्रभाव को देखते हैं। गुड, हैव कंटेंट अपीयर एज यू प्रेजेंट। अब इसका क्या मीनिंग था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज एमएस ऑफिस। ओके, एमएस ऑफिस क्या होता है, अगर मैं एनिमेशन ऐड ना करता, ठीक है, तो क्या होता, जो ये आपको अभी पिक्चर शो होगी ये पहले ही शो हो जाती है। ठीक है, इससे आपको पहले ही पता चल जाता है कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, किस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना, आपने एनिमेशन यूज करना है, इसका अच्छा यूज करना है ताकि पहले आपका क्वेश्चन आए या फिर आपका जो मेन हेडिंग है वो आए, उसके बाद जो उसका कंटेंट है सारा वो आए, जैसे कि अभी एक पिक्चर शो हुई। ओके, तो ऐसे आपने एक अच्छा यूज कर सकते हो किसका, अपने एनिमेशंस का। ओके, अब नेक्स्ट है बैड यूज, कंटेंट फ्लाइंग इन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, डोंट यूज एनिमेशन जस्ट बिकॉज इट इज इन ऑप्शन ए पीपीटी। अब इसका
बुरे यूज कैसे हो सकते हैं? जैसे ये अभी टेक्स्ट उछल कूद कर आपकी स्लाइड के अंदर आ रहे हैं, एक बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट जो आपका कंटेंट है वो इधर से उधर उछल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे एनिमेशन आपको इंक्लूड नहीं करने चाहिए अपनी पीपीटी के अंदर, ठीक है। आप कैसे एनिमेशन अपनी पीपीटी में शो कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप स्लाइड के अंदर डाल जाए, पहले अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन डाल दो एमएस ऑफिस, ठीक है, आप क्वेश्चन पुट करो क्लास के सामने। जब आपको राइट आंसर मिल जाए क्लास से, तो आप वो पिक्चर शो करो, वो कंटेंट शो करो और कहो जी राइट आंसर आपने ये बताया, इसका मतलब यही होता है, और उसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। लाइक जैसे क्वेश्चन टेक्निक में होता है ना, कि पहले क्वेश्चन पुट कर दिया, उसके बाद पूरी क्लास से आपने पूछा, और राइट आंसर मिलने के बाद आपने सबको बताया कि हाँ ये राइट आंसर है, और उसकी पूरा एक्सप्लेन किया उसको। ओके, तो उसी तरह आपने एनिमेशंस का यूज करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया कि एनिमेशन ऐसे यूज करने के वो इफेक्टिव लगे, ज्यादा ओवर भी ना हो कि हाँ आपकी जो कंटेंट है वो इधर से उधर उछल कूद कर रहा है आपकी पीपीटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गिव पार्टिसिपेंट क्यू व्हेन द मटेरियल विल बी स्विचिंग डायरेक्शन और मूविंग ऑन। जब अगर मान लो कोई आप एनिमेशन यूज कर रहे हैं, अगर वो कुछ मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप उनको बताएं कि देखो जैसे ये कंटेंट मूव कर रहा है या फिर जो स्लाइड मूव कर रही है, उसी तरह आपने अपनी स्किल के अंदर, अपनी जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर उसको यूज करना है, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से जब समझ पाएंगे, जब आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे ना, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज बी श्योर टू इंक्लूड ए समरी स्लाइड। अब समरी स्लाइड क्या है? अब जैसे अगर आप जो फोर स्टेप मेथड है टीचिंग का, उसके अंदर यूज करते हो कि आप ऑब्जेक्टिव्स पहले ही क्लियर कर दोगे कि इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने इस स्लाइड के अंदर कंटेंट ऐड किया, इन दिस सेशन वी विल कवर, मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या चीज इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं, या फिर क्या क्या चीज हमें इसको इस सेशन के अंदर जानने वाले हैं। तो इस तरह आप एक जो समरी स्लाइड है वो भी दे सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है एट द एंड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टीचर शुड इंक्लूड अनदर समरी स्लाइड। ये चीज मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम यूज की है कि अगर आप मान लो पूरा पूरा लेसन कवर करवाने के बाद समरी जब ऐड करते हो ना, तो उसके अंदर भी आप एक स्लाइड शो कर दो कि हमने क्या क्या चीज उसको पढ़ा। तो इससे क्या होगा, आपको बारी बारी बैक नहीं जाना पड़ेगा, बैक स्लाइड्स को ओपन नहीं करना पड़ेगा उस चीज को बताने के लिए समरी के टाइम। ओके, कि लास्ट के अंदर मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया कि हाँ ये चीज मैंने आपको बताई है, उसके बारे में आप थोड़ा सा उसको दोबारा समराइज कर दोगे, ठीक है, दोबारा उसको बता दोगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है ऐड पिक्चर्स और वीडियोस। अब पिक्चर और वीडियो आपको पता ही है, अगर आप आज जैसे अगर हम आज पीपीटी की बात करें, तो मैंने आपको शो किया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का लोगो शो किया, एमएस ऑफिस का लोगो शो किया। तो इस तरह की आप रिलेटेड जो लेसन से रिलेटेड पिक्चर और वीडियो है ना, वो आप अपनी पीपीटी के अंदर ऐड कर सकते हो। और इन सबको कैसे ऐड करना है ये हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छी पीपीटी बना सकते हो। ओके, और जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब इसका क्या मीन हुआ यहाँ? एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा जो खुद का अनुभव रहा है पीपीटी बनाते टाइम, फर्स्ट तो ये है कि आप कोई भी स्लाइड बनाओ, एक स्लाइड तैयार करने के बाद आप क्या करो, उसको सेव कर लो, ठीक है। उसको साथ के साथ आप सेव करते रहो। हो सकता है बहुत से टाइम अगर मान लो पावर कट हो जाए और आपका यूपीएस काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो लाइट चली गई तो आपका जितने भी आपने मेहनत की है आपने सेव नहीं किया, तो सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। सेकंड, इसके अंदर क्या है, पीपीटी बनाते टाइम हम बहुत सी वीडियोज ऐड कर देते हैं, फोटोज ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है मेमोरी पे आपका इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपकी पीसी की मेमोरी है उससे इम्पैक्ट पड़ता है, और वो बहुत ज्यादा होने के बाद सिस्टम आपका हैंग हो जाता है। अगर सिस्टम हैंग ना भी हो तो आपकी जो पीपीटी है, पावर पॉइंट है, वो हैंग हो जाती है और वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले से हमेशा कोई भी अगर आपने एक स्लाइड कंप्लीट कर ली उसके बाद उसको सेव करते रहें। ओके, ये तो बात थी पीपीटी बनाते टाइम। अब पीपीटी बनाने के बाद आप क्या करोगे, क्लास में जाने से पहले, क्लास में प्रेजेंट करने से पहले आप उसको पहले ही अपने पीसी में ओपन करके देख लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे हिंदी के फॉन्ट ऐड किए हुए हैं, तो काफी हिंदी के फॉन्ट्स में ऐसा होता है कि हिंदी फॉन्ट ऐड करने के बाद आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है, या फिर आपकी जो स्लाइड है वो ओपन थोड़ा स्लो होगी। तो इसलिए आप क्या करें,
पहले से ही अपनी स्लाइड्स को ओपन करके देख ले अपने पीसी के अंदर, क्या वो ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप। जैसे ही आपने पावर पॉइंट बनाई, पीपीटी बनाने के बाद जो फाइल आपने सेव की है ना, उसको F12 से सेव एज कर लें। ठीक है, यानी उसकी एक कॉपी बना ले एक्स्ट्रा। तो जो आपने जिस नाम से, मान लो अगर आपने, मैंने ये फाइल बनाई है हाउ टू मेक इफेक्टिव पीपीटी। ठीक है, बनाते टाइम मैंने इसका नाम रखा हाउ टू मेक इफेक्टिव पीपीटी। अब जब ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है तो मैंने इसको सेव एज करके F12 से मैंने सेव एज करके इसका नाम रख दिया फाइनल हाउ टू मेक इफेक्टिव पीपीटी। मैंने सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया, फाइनल हाउ टू मेक इफेक्टिव पीपीटी। इससे क्या होगा, जो आपकी फाइल है ना वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। ठीक है, जो कैशे मेमोरीज है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी और उससे कोई भी प्रॉब्लम आपकी फाइल को नहीं होगी। ये टिप ना कि सिर्फ पावर पॉइंट के लिए है, जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं बात करूं ऑटोकैड की, या फिर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो उन सॉफ्टवेयर की, या फिर हम बात करें माया की, तो जितने भी सॉफ्टवेयर है, या हम बात करें फोटोशॉप की, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, फाइल कंप्लीट होने के बाद आप क्या करें, उस फाइल को सेव एज करें एक नए नेम से, या फिर नाम दे दे उसको फाइनल हाउ टू मेक इफेक्टिव पीपीटी। ओके, इससे क्या होगा, फाइल फ्रेश रहेगी और आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये सब था कि आप कैसे अपनी पीपीटी को इफेक्टिव बना सकते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट जो आपका था। जैसा कि मैंने बताया, आप लास्ट के अंदर एक समरी स्लाइड दे दो। ठीक है, तो अब आज के हमने सेशन में हमने क्या क्या जाना मैं आपको बता दूं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है वो आपको मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है, एक ज्योमेट्री की तरह है, जिसके अंदर काफी कंटेंट आता है। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर जैसे पेंसिल इरेजर आते हैं ना, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कुछ एप्लीकेशंस आती है जिनका नाम है MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट। ओके, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करोगे अपने पीसी के अंदर, तो जो उसके पैकेज के अंदर जो एप्लीकेशंस है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी आपके पीसी के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो मैंने बताया डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ MS ऑफिस। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन थी, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, जो एज ए ट्रेनिंग एज ए स्टूडेंट आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि आप MS ऑफिस का कैसे यूज कर सकते हो, MS एक्सेल का कैसे यूज कर सकते हो एज ए इंस्ट्रक्टर और एज ए ट्रेनिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि हम उनका भी कैसे यूज कर सकते हैं एज ए ट्रेनर। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया व्हाट इज पीपीटी। पीपीटी की फुल फॉर्म बताई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का नाम है, प्रेजेंटेशन आप जो उससे बनाने जा रहे हो। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट था हमारा आज का, प्रैक्टिस टू मेक इफेक्टिव पीपीटी। जो मैंने आपको 14 पॉइंट्स बताए, 14 पॉइंट्स बताए कि ये चीज आपको ध्यान में रखने से, ये चीज आपको इंक्लूड करने से अपनी पीपीटी के अंदर एक अच्छी पीपीटी, एक प्रभावशाली पीपीटी आप बना सकते हो। तो ये सब था आज के सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि आप कैसे पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, कैसे आप कस्टम टेम्पलेट्स बना सकते हैं, जितनी भी चीट्स है कैसे भी आप उसके अंदर पीपीटी के अंदर लिंक ऐड कर सकते हैं। तो कंप्लीट पीपीटी आपको मैं कंप्लीट पीपीटी बना के दिखाऊंगा, शो करूंगा कि कैसे आप बना सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये पीपीटी डाउनलोड करनी है तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया, तो आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। जितना भी कंटेंट है मैंने हिंदी के अंदर भी ऐड किया है, अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप उसको सब्सक्राइब करो, ताकि जितनी भी लाइव क्लासेस है या फिर जितनी वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू ऑल।